हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और बिल्कुल मन लगा करके अपनी नीट 2025 की तैयारी में जुट गए होंगे, है ना बेटा। तो अब देखो, जैसे मैं आपसे पहले भी मिल चुका, आज फिर हम बात कर रहे हैं नीट 2025 की जो आपकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं भी आपको कहीं ना कहीं अपना योगदान देने वाला हूं। मेरा नाम है कुलदीप गौड़, जो कि आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर। और बैच का जो नाम है हमारा वो है आरंभ 2025। ठीक है, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका एक बहुत ही कॉमन कंसर्न होता है, बहुत ही कॉमन मतलब सबका एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर किस तरीके से केमिस्ट्री बहुत अच्छे से स्कोर की जाए, किस तरीके से हम अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। तो आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, इसमें एक पॉइंट दे रखा है किस तरीके से हम केमिस्ट्री में 180 में से 180 ला सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या मजाक कर रहे हो, बट बेटा ऐसा नहीं है। आप अपनी जो पोटेंशियल है, अपनी योग्यता है, उस पर किसी प्रकार का कोई संदेह मत कीजिए। आप 180 में से 180 भी ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ का आपको पता होगा कि इस साल 2025 नीट 2025 के लिए जो आरंभ बैच हुआ है, इसमें आपको कोटा का सिस्टम साथ के साथ जुड़ चुका है। सारे जितने भी फैकल्टीज़ हैं, हम सब कोटा के अनुभव के साथ आपके साथ लगे हुए हैं और आपको ऑनलाइन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आरंभ 2025 से शुरुआत कर चुके हैं। और जल्दी से जल्दी जैसे जैसे नीट 2025 पास आता जाएगा, आप अपनी नीट की जर्नी की ओर बढ़ते जाएंगे बेटा, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं बिल्कुल कॉमन पॉइंट पे कि किस तरीके से हम नीट में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक बेटा, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उन सबको इस चीज़ में दिक्कत आती होगी कि इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, सर इन सब को हम कैसे डील करें। क्या इन सब के लिए हम बिल्कुल एक कॉमन स्ट्रेटेजी फॉलो करें या किस तरीके से हम इसका सीक्वेंस रखें। एनसीईआरटी को हमें कहाँ पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस पूरे वीडियो में देख लेंगे बेटा, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो एक कॉमन पॉइंट है, कुछ कॉमन पॉइंट जिस पे कि मैं पहले डिस्कशन करना चाहूँगा। ये एक ऐसी जनरल स्ट्रेटेजी है जो कि आपको इस बैच में पहले ही बता दी जाएगी और साथ के साथ ड्यूरिंग द जर्नी, यानी कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे साथ के साथ आपको बीच बीच में बताया जाएगा, है ना। तो हमारे बैच का नाम क्या है बेटा, आरंभ 2025, जो कि नीट हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए स्पेशली तैयार किया गया है। और इस बैच में हम सब लोग 20 मई से रेगुलर क्लासेस के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो अगर आपको कोर्स प्राइस पता नहीं है, किस तरीके से हम इसमें जुड़ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा। 3,999 रुपये जो कोर्स का प्राइस है वो है, और 20 मई से आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। आपको इसमें एक गूगल फॉर्म लिंक भी दिया हुआ है जिस पर कि क्लिक करके आप ये बैच खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए अब हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी केमिस्ट्री जो है उसे अच्छा स्कोर करके निकाल सकते हैं, नीट में हम अपना सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके बेटा, तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो केमिस्ट्री है मेनली, केमिस्ट्री जो है इसके कौन कौन से पॉइंट्स पे हम बात कर रहे हैं। देखो, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान जो है इसके 3 भाग होते हैं बेटा। पहला भाग जो होगा वो होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जिसको आप भौतिक रसायन भी बोलते हो, तो पहला पार्ट आपका होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा पार्ट जो होगा आपका वो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे आप कार्बनिक रसायन भी बोलते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप ध्यान रखना बेटा। तीसरा जो पार्ट है आपका वो कौन सा होगा, यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक जो है इसका दूसरा नाम क्या होगा, अकार्बनिक रसायन। तो आपको ये तो पता होना चाहिए सबसे पहले कि केमिस्ट्री में टोटल 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है भौतिक रसायन, दूसरा होता है कार्बनिक रसायन और तीसरा होगा आपका अकार्बनिक रसायन। तीनों के लिए हम स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे कि क्या सबके लिए एक ही तरीका है, क्या नहीं, वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बट इन सबसे पहले एक कॉमन पॉइंट है, कुछ कॉमन पॉइंट जो कि आपको बिल्कुल दिमाग में रखने होंगे बेटा। सेशन भर में जो आपको पढ़ाया जाता है आप डेली बेसिस पे क्लासेस अटेंड करेंगे। पहला पॉइंट आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक लेक्चर मिस करोगे,
किसी कारण से अगर कोई दिक्कत हो जाती है वो अलग बात है, बट अगर आपने अपने आप से एक वादा कर लिया कि नहीं मुझे नीट 2025 में सेलेक्ट होकर के दिखाना है, तो बेटा उस वादे को तोड़ने के लिए आप किसी भी प्रकार से ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है वो आपसे दूर होता जाए। क्योंकि अगर आप अपनी दिनचर्या जो है, अपनी डिसिप्लिन यानी कि अपने अनुशासन में किसी तरीके से कोई भी दिक्कत करते हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई और बच्चा भी बैठा होगा, वो इस गलती को नहीं कर रहा होगा और वो अपने सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक जाएगा। तो बेटा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉमन पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डेली बेसिस पे पहला काम तो क्या करना है, डेली यानी कि जो भी आपकी रेगुलर क्लास चल रही है ना, रेगुलर क्लासेस, इन सारी क्लासेस को आपको अटेंड करना है। डेली बेसिस पे आपको जो पढ़ाया जाएगा उसे आप स्किप नहीं करोगे, कभी उसे नहीं छोड़ना है। किसी कारण से छूट गई तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, लेकिन आपको कोई भी लाइव क्लास मिस नहीं करनी है। कारण मैं आपको बता देता हूँ बेटा, देखो 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। वैसे मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ। 2 तरीके के स्टूडेंट मतलब एक ऐसा जो कि एक ही बार में जैसे ही चीज़ों को देखेगा उसको चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। एक ऐसा स्टूडेंट जिसको कि आप 10 बार चीज़ें बता दो तब भी उसको चीज़ें याद नहीं होती है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट साइकोलॉजिकली क्या बोलते हैं कि अगर आप कोई भी एक क्लास को पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम लगभग 1 से लेकर के और 50% तो आपको क्लास में बातें समझ में आ जाती है। मतलब मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया जैसे कि आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी का पहला लेक्चर लिया, पहले लेक्चर में जो भी चीज़ें आपको बताई गई, जैसे आवर्त सारणी का विकास है, आवर्त सारणी के विकास के बाद में हम आवर्तिता पे बात करें, तो ऐसे कोई भी एक टॉपिक आपको पढ़ाया और आपने लाइव क्लास उसकी अटेंड की, तो बेटा आप लगभग 50% चीज़ें जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। यानी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप पूरा 100% समझ पाएंगे, मैंने जितना आपको पढ़ाया उसके केवल और केवल 50% तक आप सीख पाए। अब ऐसा क्या है, उसके आगे की कहानी भी सुनो बेटा। अगर आपने उसी दिन अपना रिवीजन किया, यानी कि आपको क्या करना है, पहला काम तो रोज क्लास अटेंड करनी है ना। दूसरा जो काम है वो क्या होगा, रोज आपको रिवीजन करना है बेटा। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो ये 51 से और 80% तक नहीं पहुंच पाओगे। यानी कि टॉपिक में आप 50 के बाद की कहानी शुरू कर रहे हो 51 से 80% तक की, उसमें भी आपने क्या किया, रिवीजन किया, लेकिन अभी भी देखो आप 100% पे नहीं पहुंच पाए। तीसरा क्या हुआ तीसरा होगा बेटा, यहाँ पे जो कहानी है वो 81 से और 100 तक कब पहुंच पाएगी। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट के लिए बेटा आपको क्या करना होगा, डीपीपी या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो जो आपको पढ़ाया जाए उस पर बेस्ड आपको डीपीपी, हमने पहले ही बोला हुआ है, आपको डीपीपी मिलेगी, होमवर्क मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। तो जैसा आपको टॉपिक पढ़ाया मैंने आवर्त सारणी का विकास या आवर्तिता, तो उस टॉपिक पर जितने भी संबंधित क्वेश्चन है आप वो लगा दीजिए और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सीधा सिंपल तरीका दिमाग में रखना। मान लो आपको 20 क्वेश्चन दिए गए बेटा, उन 20 क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, 20 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लो आप 20 मिनट का एक टाइमर सेट करके कि 20 मिनट में मुझे 20 क्वेश्चन कर लेना है। मोबाइल आप बिल्कुल उस टाइम पे अपने पास ना रखें, आप हो सके क्वेश्चंस ही अपने साथ रखें। तो अब आपको क्या करना है, घड़ी में टाइम देख लेना है कि 20 मिनट बाद मुझे ये सारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। क्योंकि नीट में आपको मालूम है अभी के टाइम पे अगर आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये प्रैक्टिस बेटा आपको शुरुआत से करनी होगी, बाद में कुछ नहीं होगा। तो स्टार्टिंग से आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करोगे। तो मैंने आपको बोला 20 मिनट में 20 क्वेश्चन। हो सकता है शुरुआत में दिक्कतें आए, लेकिन जैसे जैसे आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे ये चीज़ें होती जाएंगी। कहने का मेरा सीधा तात्पर्य क्या है कि एग्ज़ाम जो आप यहाँ पे दे रहे हो वो एग्ज़ाम आपका ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम फिजिकल, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी कि भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन का एग्ज़ाम नहीं, साथ के साथ आपका ये एक समय प्रबंधन जिसको आप क्या बोलोगे बेटा, टाइम मैनेजमेंट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना होगा। तीसरा, अगर आपसे बोला जाए कि चलो आपने टाइम भी मैनेज कर लिया कि सर हम 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, हम 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर सकते हैं,
बिल्कुल मानते हैं। तीसरी एक और चीज़ होती है बेटा, जितना नेगेटिव कम से कम करोगे उतना आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ये चीज़ आप जानते हो। तो इसके लिए भी आप शुरुआत से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो जैसे आप यहाँ पर एक्यूरेसी का भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए, ताकि आपको लगे कि नेगेटिव क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो शुरुआत से आप उनको इग्नोर करते जाओ, क्योंकि अच्छा आपको अगर मार्क्स ऑब्टेन करना है, अच्छे नंबर अगर आपको प्राप्त करने हैं, तो आपको नेगेटिव कम से कम करने पड़ेंगे। तो ये तो हुई जनरल बातें। और एक चीज़ जिसकी कि मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ कि आजकल के जो स्टूडेंट हैं, यानी कि आप सब सोचते हो कि सर हमें किसी न किसी तरीके से मोटिवेशन की भी आवश्यकता है। तो बेटा मोटिवेशन से रिलेटेड एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो वैसे तो हम सब आपके साथ हैं, आपको जब भी लगे किसी भी तरीके से आप लो फील करते हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको लगती है, आप हम लोगों से शेयर कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। आप सब ने एक अंडा तो देखा होगा। अब अंडा जो है, अगर उस अंडे को मैं बाहर से तोड़ता हूँ तो उसमें किसी तरह की कोई ज़िंदगी नहीं है, लेकिन अगर वही अंडा खुद से टूटेगा समय के साथ तो उसमें एक जीवन मिलता है, यानी कि एक लाइफ। तो अब आप ये सोच लो कि आपको बाहर से जो मोटिवेशन दिया जाता है वो ज़्यादा प्रभावी होगा, या आप खुद से मोटिवेटेड यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड होंगे वो ज़्यादा प्रभावी होगा। तो जो आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा ना बेटा, उसके लिए आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा, एक आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपका लक्ष्य आपने बिल्कुल फिक्स कर लिया है कि सर हमें नीट 2025 में अपना सिलेक्शन लेके रहना है, चाहे कुछ भी हो रहा है हमें अपना सिलेक्शन लेना है। तो बेटा उसी लक्ष्य को आप अपने दिमाग में रखो, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो उस लक्ष्य को अगर आप दिमाग में रखोगे तो आपको किसी तरह का कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, आप हमेशा खुद से ही मोटिवेटेड रहोगे। तो ये बात ध्यान रखना, जो मैंने आपको अंडे का उदाहरण दिया कि अंडा अगर बाहर से तोड़ोगे तो उसमें से जीवन नहीं निकलेगा, लेकिन अगर वही अंडा खुद से टूटता है ना बेटा, तो उसमें से एक जीवन निकलता है। तो इसी प्रकार से बाहर से आप अगर मोटिवेशन की उम्मीद लगा करके बैठे हो तो अपना समय व्यर्थ कर रहे हो बेटा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप शेयर करो अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, क्योंकि आपका मन अगर अच्छा होगा तो आपका पढ़ाई में भी मन अच्छे से लगेगा और आप अच्छे से अच्छे चीज़ों को सीखते जाओगे और आप आगे की ओर अग्रसर होते जाओगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल कॉमन पॉइंट्स पे मैंने आपसे बात की। तो मैंने आपको डेली रूटीन बता दिया कि डेली बेसिस पे आपको क्या करना है। डेली आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है, डेली आपको रिवीजन करना है और डेली उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस करने होंगे। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लोगे तो आपका वो टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। साथ के साथ एग्ज़ाम की भी स्ट्रेटेजी, जैसा आपको बताया था हमने कि हर बार एक समयांतराल के बाद आपका टेस्ट होगा, मतलब एक रेगुलर टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट जिसे हमने बोला था। तो हर मॉक टेस्ट को आपको सॉल्व करके देखना है बेटा, टेस्ट जैसे आपका कंप्लीट होगा। क्योंकि टेस्ट आपने दे दिया, मान लो आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसमें से जो भी आपके नंबर आ रहे थे, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो आपके या तो नेगेटिव रहे हों या फिर उन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट नहीं किया। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो नीट में नहीं आएंगे, हो सकता है उन्हीं में से आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके बन जाएं। तो इसीलिए आपको हर एक टेस्ट पेपर जो है वो सॉल्व करना है, उसको अपने अनुसार उसका विश्लेषण करना है कि हमने कहाँ गलती की, उन टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तीसरा एक जनरल पॉइंट में बता दूं बेटा, एक होता है, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है जो कि लगभग 6 घंटे तक पढ़ रहा है, ठीक है, अब 6 घंटे तक पढ़ा वो, और एक दूसरा स्टूडेंट है वो भी 6 घंटे तक पढ़ रहा है। दोनों में अंतर क्या है? पहला जो ए टाइप का स्टूडेंट होगा ना, उस ए टाइप के स्टूडेंट ने क्या किया बेटा, 6 घंटे तो वो पढ़ा, लेकिन 6 घंटे में उसने लगभग केवल और केवल 40 से 60 क्वेश्चन ही किए। और दूसरा जो है बी टाइप का क्वेश्चन, इसने क्या किया बेटा, 6 घंटे पढ़ाई तो की, लेकिन 6 घंटे में ये लगभग 180 क्वेश्चन कर रहा है। तो आप देख लो कहाँ पे आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिल रही है। तो आप किस तरह का स्टूडेंट बनना चाहते हो ये आप पे निर्भर करता है। अब ये चीज़ कैसे होगी, आप लाइव क्लास को जितना अच्छे से सीखोगे, जितना ध्यान दे करके करोगे, उतना ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो अब आप ये देख लो आपको ए प्रकार का बनना है या बी प्रकार का, क्योंकि एक्यूरेसी तो आपको कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से मिलेगी, बी वाले में, कि हम 6 घंटे में 180 क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइम तो दोनों बराबर दे रहे हैं, लेकिन सीखना कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, बी वाले केस में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, जिस पे कि मैं बात कर चुका हूँ। अब बात करते हैं हम अपने डेली रूटीन के बाद में रेगुलर क्लासेस, और रेगुलर क्लासेस के बाद एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है बेटा, NCERT।
एनसीईआरटी वैसे तो आपको सभी लोग बोलते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको इसको पढ़ना है। जैसे बायोलॉजी में तो आपको बताया ही गया होगा, सर ने बता दिया। फिजिक्स वाले सर फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। मैं केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की बात करूँगा कि केमिस्ट्री आपको कब पढ़नी है, कितनी पढ़नी है। तो पहली चीज़ तो आती है सीक्वेंस कि सर कब पढ़नी है। तो बेटा आपको पहले लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। लाइव क्लासेस के बाद आप उस टॉपिक को रिवाइज करोगे, उस पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, उसके बाद सेम टॉपिक को आप एनसीईआरटी से पढ़ो उसी दिन। ये 4 काम आपको डेली करने हैं। पहला काम क्या होगा आपका, लाइव क्लास करनी है आपको। पहली स्टेप में तो आपकी लाइव क्लास, ठीक है। दूसरी स्टेप में आप क्या करोगे बेटा, रिवीजन जो भी ज़रूरी है। तीसरे में आप क्या करोगे बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि इसी सेम टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फोर्थ जो कि एनसीईआरटी टॉपिक पर, जैसे आवर्तिता आपको पढ़ाया तो आवर्तिता को आप एनसीईआरटी से भी पढ़ लो, ताकि आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसमें एनसीईआरटी इंक्लूडेड है, पहले ही हमने उसका समावेश किया हुआ है। लेकिन अगर कोई पॉइंट आपका रह जाता है तो वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। आप उस चीज़ को टीचर से कंसल्ट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। तो एनसीईआरटी आपको कब पढ़नी है, इस सीक्वेंस से एनसीईआरटी पढ़नी है। कैसे पढ़नी है ये भी मैं आपको बता चुका, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों के लिए अगर हम बात करें तो जब आप फिजिकल की बात करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो बेटा आपको ध्यान रखना है, जितने भी आप गणनाएं कर रहे हो, जितनी भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, वो सारी की सारी गणनाएं आप खुद से करोगे कॉपी पेन की हेल्प से। उसमें आप किसी तरीके से कैलकुलेटर पर निर्भर नहीं रहोगे, वरना क्या होगा, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन करने के साथ में क्या हुआ, जैसे ही कैलकुलेशन वाला पार्ट आया आप तुरंत से या तो कैलकुलेटर के ऊपर निर्भर हो गए या फिर कैलकुलेटर के बिना आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तो बेटा इस आदत को छोड़ दो। तो आप सबसे मेन चीज़ ये है कि गणना जितनी भी आपको करनी है कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, खुद से लिख करके आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितना ज़्यादा लिख करके प्रैक्टिस करोगे ना बेटा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा आप देख सकते हो, एक तो होता है नेम रिएक्शन, एक होता है नेम रिएक्शन, यानी कि जितनी भी नाम वाली अभिक्रियाएं होती है ना, जैसे कि कॉल्बे अभिक्रिया है, कॉल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया हो गई, गाटरमान अभिक्रिया हो गई, तो ऐसे जितनी भी आपके पास नाम वाली अभिक्रियाएं होंगी उन सब को आप क्या करोगे, लिख करके अध्ययन करोगे, लिख करके उनकी प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, अगर आपको पता हो आईयूपीएसी, तो आईयूपीएसी एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिस पर बेस्ड क्वेश्चन हर बार आया ही आया है। आप जितना ज़्यादा लिख करके इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये टॉपिक अच्छा होगा और उतने ही आपके मार्क्स जो है वो भी कंफर्म हो जाएंगे ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग। तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है वो क्या है, कन्वर्जन, यानी कि परिवर्तन। अब परिवर्तन जैसे आपको बोला गया कि किसको किस में परिवर्तन करना है, तो एक आपको यहाँ पर अभिकारक से उत्पाद बनाना है, और अभिकारक से जब आप उत्पाद बनाओगे तो वो कौन कौन से कन्वर्जन है, उन सब कन्वर्जन को आपको लिख करके ही तैयार करना होगा। तो ऑर्गेनिक के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लिख करके ही इसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा, ठीक है। ऑर्गेनिक के साथ साथ यही सेम चीज़ आप इनऑर्गेनिक में भी देख सकते हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक में जैसे आपको आवर्त सारणी दे दिया, अब आवर्त सारणी आपने पढ़ तो लिया, एनसीईआरटी से भी पढ़ लिया, लेकिन पता लगा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए। तो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं ना वो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी कि एनसीईआरटी हो या केमिस्ट्री में से कोई भी चैप्टर ले लो आप, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जैसा आपने अगर मान लो पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि आवर्त सारणी को अच्छे से याद नहीं किया तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में दिक्कत आएगी। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट जो कि फिजिकल का एक चैप्टर है, मोल संकल्पना, अगर उसे अच्छे से नहीं किया तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलावा केमिकल काइनेटिक्स इनमें दिक्कत महसूस कर सकते हो। तो बेटा सारे के सारे चैप्टर एक दूसरे से संबंधित है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सीक्वेंस का, कि जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन सब चैप्टर्स को आप सीक्वेंस से पढ़ते चलें, अच्छे से करते चलें। क्योंकि ऐसा नहीं हो हमने मोल संकल्पना नहीं पढ़ा सर, हम डायरेक्टली यहाँ पर वैद्युत रसायन को कर सकते हैं क्या, नहीं बेटा, दिक्कत आएगी कुछ, है ना। मोल संकल्पना का सीक्वेंस अगर पहले आपको याद है तो पहले उसको कंप्लीट करना है, बिकॉज बेसिक्स से पढ़ना है आपको, और बेसिक से अगर पढ़ना है तो सारे के सारे सीक्वेंस को जैसा आपको टीचर बता रहा है ना वैसे के वैसे ही फॉलो करना है, ठीक है। तो ये तो बात हुई केमिस्ट्री से रिलेटेड, मैंने आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई। अब
हम केमिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से। सर आपने बोल तो दिया, काफ़ी सारे बातें बता दी, लेकिन अभी तक वो बात नहीं आई कि हम कैसे स्कोर करें। ऐसा अगर आपको लगता है तो बेटा इसके लिए हम एक काम करते हैं, 2023 और 2024 का जो पेपर हुआ था उस पेपर के एनालिसिस पे बात करते हैं, है ना। उससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से। तो देखो जैसे आपको बोला गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर था इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे। इसी तरीके से आप जीओसी, अच्छा जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जीओसी अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो आप आगे चल करके जो कन्वर्जन करते हो ना, यानी कि एक को दूसरे में परिवर्तित करना, उनमें दिक्कत महसूस करोगे। इसके साथ साथ जो आप मैकेनिज्म यानी कि SN1 या SN2 जो क्रियाविधियाँ हैं उसमें भी दिक्कत आपको महसूस होगी बेटा। तो SN1 SN2 यानी कि GOC 1 जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप GOC 2 को अच्छे से नहीं कर पाओगे। अब कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है, कितना उसका यहाँ पर हमें नीट के अकॉर्डिंग तैयार करना है, वो वेटेज आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो ये 2024 का एनालिसिस है। 2024 में हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर था इसमें से 2 क्वेश्चन थे। इसी तरीके से GOC जो है इससे भी 2 क्वेश्चंस। अगर हम बात करें, ये दोनों चैप्टर 11th के चैप्टर है बेटा। अब हम बात करें ऑर्गेनिक सेकंड यानी कि 12th वाले पार्ट पे, तो देखो हेलो एल्केन आपका 12th का है जिसमें से 1 क्वेश्चन आया था। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक से 2 क्वेश्चंस। पॉलीमर की अगर हम बात करें तो 1 क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, अभी केमिस्ट्री में कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था आपको मार्केट में कई तरह के आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, कई तरह के आपको मोटिवेशन मिल जाएंगे, कई तरीके से आपको नीट के लिए गाइड किया जाएगा। बट बेटा एक चीज़ दिमाग में रखो, जो नीट का सिलेबस है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, हम उसी को पढ़ते हुए चले पूरे साल भर तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कोई भी टॉपिक जो कि बिल्कुल ही इससे संबंधित ही ना हो और उस पर आप अपनी ज़बरदस्ती ऊर्जा वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा मत करना बेटा। जो चैप्टर जो टॉपिक आपके संबंधित है, रिलेटेड है, हम उन्हीं पे बात करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, PYQ देखने होंगे, क्योंकि PYQ से आपका एक और फ़ायदा होगा बेटा। क्या फ़ायदा है बताता हूँ। देखो जब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे उस टाइम पे आपको बहुत कम टाइम मिलेगा अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। अब उस टाइम पे आप क्या देखोगे, या तो आपके पास शॉर्ट नोट हो, और अगर शॉर्ट नोट नहीं है तो आप क्या करोगे बेटा, जब आप पढ़ रहे हो ना तो हाईलाइट करना स्टार्ट कर दो। आप चैप्टर्स को पढ़ते टाइम पे ही हाईलाइट कर दो। हाईलाइट किस आधार पे करोगे, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले के 10 से 12 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर थे उनके आधार पे आप उनको हाईलाइट करते जाओगे कि हाँ इस टॉपिक में से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब याद रखना मैंने बोला 10 से 12 साल, तो 10 से 12 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करते हो ना उसमें काफ़ी सिलेबस में चेंजेस भी आए हैं, तो बेटा सिलेबस का तो ध्यान रखना होगा। ये 2024 का आपको मैं यहाँ पे विश्लेषण बता रहा हूँ, एनालिसिस जो है। देखो पॉलीमर है, इसके अलावा एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल एंड ईथर, 2 क्वेश्चंस थे। यानी इस तरफ जो लिखा हुआ है ना ये बताया जा रहा है आपको कि कितने क्वेश्चंस आए, और इस तरफ जो लिखा हुआ है बेटा ये वो टॉपिक का नाम है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, तो इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स है, बायोमोलिक्यूल है, कार्बोनिल कंपाउंड है। तो अब इनमें से हमें मेनली फोकस कैसे करना है कि जैसे पहले आप उन चैप्टर्स को कर लो जो कि आपके बहुत ज़्यादा वेटेज लेकर के बैठे हैं, मतलब जिन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहले आपने वो तैयार कर लिए। उसके बाद आप देखो जैसे कि ये एक क्वेश्चन आया हेलो एल्केन का, यहाँ पर देखो आप पॉलीमर दे दिया आपको, है ना। तो ऐसे जो चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स के आधार पर। अच्छा एक और बात, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ना उस एग्ज़ाम में नए कुछ टॉपिक भी जुड़े थे बेटा। जैसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो है उस पर बेस्ड हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं गए, लेकिन ऐसा आगे भी होगा, इस चीज़ की आप बिल्कुल भी सोच करके ना चलें। कोई गारंटी नहीं है बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कई स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो मेरे को पहले भी पूछा गया था, उसका भी जवाब मैं इसी वीडियो में दे देता हूँ बेटा। आपसे ये पूछा जाता है आप बच्चों के द्वारा कि सर 11th का पोर्शन ज़्यादा आता है या 12th का, तो मैं आपको पहले ही क्लियर बता दूं, देखो 45% अराउंड आपका 11th का पोर्शन और 55 के अराउंड आपका 12th का पोर्शन। पहले इसका उल्टा भी हुआ है, ऐसा नहीं है हमेशा यही हुआ है। पहले तक क्या था, 55% 11th का था और
45 आपका 12th का। तो अभी के टाइम पे मेरा तो आपको एक ही सजेशन है बेटा, 11th और 12th आपके लिए दोनों ही बिल्कुल बराबर से आपको ध्यान रखना है, इक्वल वेटेज है आपका, आप दोनों को ही बिल्कुल ध्यान दे करके पढ़ेंगे पूरे साल भर। ऐसा नहीं कि सर 11th अच्छे से कर लें हम या सिर्फ 12th अच्छे से कर लें, नहीं, उसमें आप किसी तरह का कोई अपना दिमाग ना लगाएं, टीचर ने आपको जो बताया बस आपको वही करना है। ओके बेटा, चलिए अब जैसे मैंने आपको बोला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन में इसमें देखो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंध। तो रासायनिक आबंध से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डायरेक्टली रासायनिक आबंध से पूछे जाते हैं बेटा, मैंने आपको बोला था केमिस्ट्री इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप रासायनिक आबंध का जो क्वेश्चन है वो एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक जो है उसमें भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप उसी का एक क्वेश्चन जो है वो केमिकल बॉन्डिंग का कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग जिसे आप बोला जाता है उपसहसंयोजक यौगिक, उसमें भी पूछ सकता है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, पी ब्लॉक में भी कुछ सिलेबस में चेंजेस आए थे, पी ब्लॉक में भी आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि यौगिक है तो यौगिक हैं या फिर उनके गुणधर्म हैं, तो वो वैसे तो हम पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन अभी के टाइम आपको मैं शुरुआत में ही बता दूं कि आप बाद में इस चीज़ पर भी ध्यान देना कि कौन सा टॉपिक जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है इस चैप्टर का और कौन सा टॉपिक नहीं है। वैसे तो टीचर आपको सारा वही सब कुछ पढ़ाएगा, लेकिन कई बार होता है कि कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि नहीं सर ने शायद ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, तो उनके दिमाग में एक होता है ना कि हाँ उनको टीचर पे उतना ज़्यादा विश्वास ही नहीं है। तो बेटा मैं आपको पहले ही बता दूं, टीचर पे अगर विश्वास रखोगे तो आपको जल्दी सफलता प्राप्त होगी, और टीचर पे अगर आप डाउट करोगे तो दिक्कत है ना। और साथ के साथ आपको मैं बता भी रहा हूँ कि ऐसे क्या कारण है जिससे कि आप ये सोच सकते हो कि आपको टीचर जैसा कहे वैसा ही करते जाना है। खुद से आप कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट मिस कर जाओगे जो कि आपके स्कोर में आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो अब देखो आप पीरियडिक टेबल है यानी कि आवर्त सारणी और आवर्तिता के गुणधर्म, इसके अलावा हाइड्रोजन है। यहाँ पर अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर ये फर्स्ट वाला पार्ट 11th वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट 12th वाला पार्ट, 12th वाले पार्ट में देखो आपको उपसहसंयोजक यौगिक दिया हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। डी ब्लॉक की बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, मेटलर्जी आपका हट चुका है, मेटलर्जी जो है ये हट चुका है, ये आपका नहीं पूछा जाता। इसके अलावा भी जैसे पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक में कुछ कुछ पार्ट चेंजेस हुए हैं, और जैसे आपको यहाँ पे एस ब्लॉक दिया हुआ है तो एस ब्लॉक पूरा हट चुका है, हाइड्रोजन भी आपका पूरा हट चुका है। तो ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता जाऊँगा। यहाँ पर मैंने एनालिसिस जो है ये किसके आधार पर किया हुआ है बेटा, पहले के पेपर के आधार पर, कि पहले आपसे क्वेश्चंस पेपर जो पूछे गए थे उसके आधार पर किन किन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस या कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो लेटेस्ट जो होगा वो तो आप और मैं मिलकर के निर्धारित करेंगे ना। जब हम पढ़ते जाएंगे तो हमें ये चीज़ देखनी है कि कौन से टॉपिक को कितनी प्रायोरिटी देनी है। ओके बेटा, तो अब इसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी 11th के सारे चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं, तो कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं ये प्रीवियस के अकॉर्डिंग है। और अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि बहुत बेसिक है, हर जगह काम आएंगे, जैसे कि मोल संकल्पना हुआ और ऊष्मागतिकी हुआ, इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। तो ऐसे चैप्टर्स को आप एक एक करके बिल्कुल ध्यान दें, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखो ये आपका 2023 का एनालिसिस था जिसमें आपको बताया गया है कि 16 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल इजी थे, 15 क्वेश्चन आपके मीडियम थे और 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डिफ़िकल्ट थे, ये थे पार्ट ए में। वहीं अगर पार्ट बी की हम बात करें, याद रखना मैंने इसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों को साथ साथ लिया हुआ है। 11th और 12th के आधार पे इनको अलग अलग बताया। जैसे ऑर्गेनिक की बात करेंगे आप तो इसमें 11th का 1 क्वेश्चन था जो कि इजी था, 12th के 4 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। इसी तरीके से अगर आप अकार्बनिक की बात करेंगे तो 11th के 5 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे, 12th के 2 क्वेश्चन थे जो यहाँ पर इजी थे। तो आपको सेक्शन वाइज भी यहाँ पे बताया गया है। तो बेटा जो एनालिसिस आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो यहाँ पर विश्लेषण हम कर रहे हैं, ये विश्लेषण के आधार पर ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इस आरंभ बैच में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। कोटा सिस्टम पूरा बेटा हिंदी माध्यम के जितने भी स्टूडेंट हैं
ये मान करके चलो आपको गाइडेंस से रिलेटेड किसी तरह से कोई डाउटफुल कंडीशन में नहीं रहना है। सारा जो भी आपको कोर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं कि आपको कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। कोर्स में जो आपके नोट्स हैं, नोट्स आपको डेली बेसिस पे लिखने हैं, ये बात मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। अगर आपके पास पहले से नोट्स लिखे हुए हैं तो फिर आप उनको जब रिवाइज़ करें तो उनको हाईलाइट कर लें, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके द्वारा इन सबको आप फॉलो करके अपना मार्क्स या अपना स्कोर जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो अब मैं लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलूँगा, हमारे बैच का नाम क्या है, आरंभ बैच, आरंभ 2025, जो कि नीट 2025 के लिए आपके स्पेशली तैयार किया गया है हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। और साथ के साथ इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है, 20 मई से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। कोर्स का प्राइस आपके सामने है, तो जितना जल्दी हो सके सब जुट जाओ अपनी नीट की जर्नी में। हम सारे के सारे टीचर्स आपके साथ में हैं और आपसे भी हम यही आशा रखते हैं कि आप अपनी स्टडी को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाओ और अपना जो टारगेट है वो जल्दी से जल्दी प्राप्त करो, ठीक है बेटा। तो इसी बातों के साथ मैं आज का सेशन अपना कंप्लीट करता हूँ। जल्दी से जल्दी आप 20 मई की जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं उसके लिए अपना एनरोलमेंट कर लीजिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके। ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।